गली न्यूज की संडे टॉप 7 रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने रखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिनका जिक्र टीवी मीडिया से गायब है। बिना देर किए शुरू करते हैं। You are watching गली न्यूज। आपकी स्क्रीन पर पहली खबर जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी मुतक्की इस वक्त भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। इस बीच एक बात नोटिस की गई है कि इसमें एक भी महिला पत्रकार को एंट्री नहीं दी गई। इसी बात को लेकर महिला पत्रकारों और दीगर अन्य पत्रकारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आने के बाद काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। मुत्तकी गुरुवार को भारत पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के विकास में भारत के सहयोग, बाइलेटरल बिजनेस, क्षेत्रीय अखंडता, जन से जन संबंधों और क्षमता निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बाद में शुक्रवार शाम 3:30 बजे दूतावास में आयोजित मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो बड़े पैमाने पर पत्रकारों को बुलाया गया और न ही महिला पत्रकारों को एंट्री दी गई। IANS से बातचीत में कुछ पत्रकारों ने बताया कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी शुक्रवार सुबह ही दी गई थी। कुल मिलाकर केवल 15-16 पत्रकारों को ही इसमें शामिल होने की इजाजत मिली थी। महिला पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि प्रेस की आजादी के खिलाफ भी है। महिला पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक्स पर पूछा, ये हम कहाँ आ गए हैं? भारत की जमीन पर भारतीय महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं देकर हम लोग तो तालिबान से भी पीछे जा रहे हैं। सच में विश्व गुरु हो गए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने पूछा, भारत सरकार ने कैसे एक विदेश मंत्री को भारत में सिर्फ मर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दे दी? जयशंकर इस पर मान कैसे गए? और उन मेल पत्रकारों ने जो उस रूम में मौजूद, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक भारतीय मुसलमान अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, ना ही खुलकर अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, लेकिन एक विदेशी मुसलमान को हमारे देश में हमारी औरतों के साथ भेदभाव करने की छूट मिल जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहता है ये उसके धर्म का हिस्सा है। जरा सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। मशहूर लेखक सबा नकवी लिखती है, मैं इस बात से हैरान हूँ कि न केवल हमने तालिबान को भारत की जमीन पर आने की इजाजत दी बल्कि उनके ही तरीके को मानते हुए भारतीय महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब कर दिया। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने लिखा, तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को जाने की इजाजत न देकर भारत ने अपनी मोरल और डिप्लोमेटिक साख को कमजोर कर लिया है। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि भारत के उस वादे से पीछे हटना है जिसमें बराबरी, प्रेस की आजादी और महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती थी। जो देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और महिलाओं की भागीदारी का समर्थक मानता है, उसके लिए घटना बहुत निराशाजनक और सोचने लायक है। इससे देश और दुनिया को ये गलत संदेश गया कि सुविधा ने सिद्धांत पर जीत हासिल कर ली। जय हिंद। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, कल तालिबानी विदेश मंत्री ने शर्त रखी कि कोई महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। शर्त मान ली गई। ना तो सरकार ने इसका विरोध किया, ना ही वहां बैठे किसी पुरुष पत्रकार ने ये कहने की हिम्मत की कि ये भारत है, यहाँ महिलाओं को पर्दे में कैद कर सार्वजनिक जीवन से बाहर नहीं कर दिया गया है। मैं सोच रहा था कि तालिबानियों के सामने समर्पण कर दिया गया या फिर इधर के तालिबानी जो नहीं कर पा रहे उधर वालों के सहारे करके खुशी हुए होंगे। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दिल्ली में तालिबान विदेश मंत्री के कार्यक्रम में महिला पत्रकारों के प्रवेश को रोकने का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में बयान देने की मांग की। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने सफाई दी, तालिबान के विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई दखल नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा, ये मेरी कौम नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। हज या उम्रा के दौरान मर्द और औरतें दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काबा का तवाफ करते हैं। कुरान की पहली सूरह को हजरत मोहम्मद साहब पर उतरी, वो सूरह अल अलग थी और उसका पहला लफ्ज था इकरा यानी पढ़ो। यानी इस्लाम में शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अफगानिस्तान के ये लोग कौन सा धर्म मानते हैं, लेकिन ये इस्लाम तो बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें, तालिबान नेता के इस फैसले के पीछे कई वजह हो सकती हैं। जानकारों का कहना है कि तालिबान इस्लाम की बहुत संकीर्ण व्याख्या करते हैं। संडे रिपोर्ट की दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर, सैयारा एक्ट्रेस ने क्या इस्लामिक नात का बनाया मजाक, लोग ले रहे आड़े हाथों। सोशल मीडिया पर टीवी अभिनेत्री अनित पड्डा का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इस वीडियो की वजह से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। इस वायरल वीडियो में अनित अपने एक दोस्त के साथ मशहूर नात लब पे आती है दुआ पर डांस करती नजर आ रही है और उसे अजीब ढंग में पेश कर रही है। कई लोग इसे इस्लामिक नात का मजाक उड़ाना बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये कोई नात नहीं है, केवल एक कविता है। वहीं कुछ इसे केवल मजाक के तौर पर देख रहे हैं।
वीडियो में अनित पड्डा और उनकी एक सहेली को लब पे आती है दुआ पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ यूजर्स का कहना है कि अनित ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक यूजर लिखता है कि दुनिया में गाने कम पड़ रहे थे क्या जो नात पर नाच गा रहे हो। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है, जब दुआ पढ़नी ही थी तो थोड़ा अदब से पढ़ लेती। एक ने लिखा, ये ना ही नात है और ना ही कोई मुस्लिम प्रेयर, ये केवल एक कविता है। पहले समझते हैं कि आखिर नात क्या होती है। एक नात या तो अल्लाह या फिर उसके रसूल मोहम्मद साहब की तारीफ या सम्मान में होती है। इसका प्रचलन दक्षिण एशिया में ही है। नात कई तरह से पढ़ी जाती है, कुछ म्यूजिक के साथ होती है, वहीं ज्यादातर में म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इस्लाम में म्यूजिक को हराम करार दिया है। अनित लब पे आती है दुआ पर डांस करती नजर आ रही है। इसके पूरे लिरिक्स में कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ देखने को नहीं मिलती है। इसे एक दुआ या कविता के तौर पर देखा जा सकता है जिसे 1902 में मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसे बच्चों की दुआ भी कहा जाता है, जिसमें एक बच्चा ऊपर वाले से मांग रहा है कि उसे बुराई से बचाना और नेक रास्ते पर चलाना। रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर में मुसलमानों को गाली, नीतीश राणे का रूटीन वर्क, फिर भी लाचार है कानून। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक नीतीश राणे अक्सर सुर्खियों में बने रहने के लिए देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने के आरोप में अब तक नीतीश राणे के खिलाफ अब तक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद नीतीश राणे लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। महाराष्ट्र के कांकावली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक और महायुति सरकार में मंत्री नारायण राणे ने ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ विवादित बयान दिया है। नारायण राणे ने कहा, जो कुत्ते भौंकने वाले होते हैं वो काटते नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में मंत्री राणे ने धमकी देते हुए कहा, अगर महाराष्ट्र में इसी तरह से कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नीतीश राणे ने वारिस पठान को चुनौती देते हुए कहा कि वो साफ साफ बताए कि किस मस्जिद के बाहर आना है, जहां उन्हें जवाब दिया जाएगा कि ये हिंदुत्व की सरकार है। मंत्री नीतीश राणे के इस विवादित बयान से एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। नीतीश राणे के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सियासी दलों ने राणे के बयान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और भड़काऊ करार दिया है। ये पहला मौका नहीं जब बीजेपी के पूर्व नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार मुसलमानों पर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है कि जाओ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को गालियां बको, नफरत फैलाओ। अब ये क्या कर रहे हैं? कितने दिनों से हम देख रहे हैं यही जो ये नफरती चिंटू है बार बार आके और दाढ़ी टोपी वाले के पास जाके बात करो। कभी बोलता है मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चून चून के मारेंगे। अरे भाई, क्या डराने धमकाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? तो हमने क्या गलत कहा? हमने कहा आएगा मस्जिद में 2 टांग पे और जाएगा स्ट्रेचर पे, तो क्या तू आगे मस्जिद में घुस के हमको मारेंगे क्या? हाँ, हम लोग देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते, इसके लिए खामोश हम बैठे हुए। और आप थ्रेट पे थ्रेट करते जा रहे हो हमको। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, आपका मंत्री पहले बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे, आपने उसको रिवॉर्ड कर दिया, उसको मंत्री बना दिया, अब इस तरह का थ्रेट कर रहे हैं। कहाँ मिलते हो, किधर आते हो? अरे भाई, वारिस पठान अभी भी मस्जिद में जा रहा है, आओ मस्जिद में। मैं तो तनहा हूं ना, तुम तो 4-4 गाड़ी सिक्योरिटी के लेके घूमते हो, आओ देखते क्या है। अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। लेकिन इस तरह का थ्रेट आप दे रहे हो। अगर सोचो वारिस पठान ने इस तरह का थ्रेट दिया होता कि मंदिर में घुस के मारूंगा, तो अब तक तो मेरे पे एफआईआर करके मुझे जेल में डाल दिया होता। अब इनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और क्या कहा, भोंकते हैं कुत्ते। अरे तो इन्हीं पे लागू होता है, भोंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। आप किस तरह का अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो? तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान ले और महाराष्ट्र के अंदर वातावरण खराब ना हो तो इन नफरती चिंटियों की जुबान पे लगाम लगाए, इनको रोके, इनके खिलाफ एक्शन ले। वरना तो हम समझेंगे आप भी मिले हुए, आप चाहते हो कि वातावरण खराब हो, तो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये घबराने का, डराने का, ये सब इनको बंद करना चाहिए। रिपोर्ट की चौथी खबर फिल्म जगत से जुड़ी है। विवादों में घिरी शाहबानों पर बनी फिल्म हक 2 बेटियां जिंदा फिर भी नहीं ली गई इजाजत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में एक मुस्लिम औरत शाहबानों का नाम खूब चर्चा में रहा था। उनके नाम पर सियासी गलियारों से लेकर गली कूचे में खूब बवाल मचा था।
इसकी वजह ये थी कि शाहबानो को उनके शौहर ने 59 साल की उम्र में तलाक दे दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब हर शख्स की जिंदगी में एक सहारे की जरूरत होती है। अब बात करते हैं शाहबानो की। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी। 1975 में शाहबानो के पेशे से वकील शौहर मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया। उस समय शाहबानो के 5 बच्चे थे। शाहबानो के शौहर ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। जिस वक्त शाहबानो का तलाक हुआ उनकी उम्र 59 साल की थी और गुजारा भत्ता मांगा तो शौहर ने साफ तौर पर यह कहकर इनकार कर दिया था कि मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत इस्लाम में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। शाहबानो ने इस केस में लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और वहां उनकी जीत हुई। बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी शाहबानो के हक में फैसला सुनाया गया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से इस कानून को ही संसद में बदल दिया था। दरअसल अब इस केस में एक नई फिल्म आने वाली है जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी ने एक्टिंग की है। यामी गौतम शाहबानो बेगम के किरदार में और इमरान हाशमी मोहम्मद अहमद खान के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम हक रखा गया है। अब शाहबानो के परिवार का ऐसा मानना है कि फिल्म को मंजूरी के बिना पर बनाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। वकील ने इस मामले पर रोशनी डालते हुए कहा, जो मूवी शाहबानो पर बना रहे हैं इसमें ये लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी ने भी शाहबानो के परिवार में जो उनके लीगल उत्तराधिकारी हैं उनसे किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं ली है। न डायरेक्टर्स ने ली, न प्रोड्यूसर्स ने ली। कानून की माने तो इसके मुताबिक शाहबानो की पर्सनल लाइफ को परिवार वालों से बिना पूछे पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की भी पर्सनल लाइफ को सिनेमा में बनाया जा रहा है तो इसमें लिखित तौर पर उसकी सहमति होना जरूरी है। अगर लिखित इजाजत है तब तो आप किसी की भी बायोग्राफी को बना सकते हैं। इस सिलसिले में नोटिस दिया गया है कि बिना किसी रिटेन कंसेंट के इस फिल्म को तुरंत रोकने की मांग की गई है। जब शाहबानो की 2 बेटियां अभी जिंदा है तो फिर ऐसे में इस फिल्म को बनाने से पहले उन दोनों की कंसेंट क्यों नहीं ली गई? वो एक कोर्ट केस का हवाला देकर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी का ध्यान न रखें। फिल्म में एक मुस्लिम महिला की कहानी को दिखाया गया है जो तलाक के बाद शौहर से अपने हक का पैसा मांगती है और अपने हक के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट की खबर 5 जुड़ी है असुद्दीन ओवैसी के एक बयान से। अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच ओवैसी का पुराना वीडियो वायरल हो गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी फिलहाल भारत के दौरे पर है और इस दौरान ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन ओवैसी का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि भारत को तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने चाहिए, हमने वहां काफी इन्वेस्ट किया है। असुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो 2016 का है जिसमें वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं भारतीय सरकार से एक गुजारिश करता हूं कि वो तालिबान के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल की स्थापना करे, वो मेरे इस प्रपोजल को कबूल करे, वहां हमने काफी इन्वेस्ट किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने पड़ोसी ममालिक को मौका देंगे कि वो वहाँ की टेरिटरी को एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें। जिसके बाद अब ओवैसी ने एक दूसरा वीडियो जारी करते हुए अपनी कही इस पुरानी बात को याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था तालिबान से बात करो, तो बीजेपी वालों ने इसका विरोध किया था। तो मैंने कहा था कि तालिबान आने वाला है, तुम तालिबान को नहीं हरा सकते हो। आज क्या हुआ? अमेरिका ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया कि हम छोड़कर जाएंगे और तुम आकर बैठना गद्दी पर। मैंने 2016 में इस बात का जिक्र किया था। भारत ने अफगानिस्तान को तोहफे में वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस दी है। इसके साथ ही भारत ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान को MIR और CT स्कैन मशीनों के साथ साथ टीके और कैंसर की दवाइयां देगा। अफगानिस्तान इस वक्त मेडिकल सेक्टर में बुरे हालातों का सामना कर रहा है, ऐसे में उसकी ऐसी मदद काफी कारगर साबित होगी। अब भारत अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। रजवी सैयद फैजान नाम के एक शख्स ने असुद्दीन ओवैसी के इस बयान को शेयर करते हुए जानकारी दी है कि असुद्दीन ओवैसी साहब ने तो 2016 में ही कहा था कि तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उस समय सरकार उनकी दूरदर्शिता को नहीं समझ पाई। खैर देर आए दुरुस्त आए, शायद 9 साल बाद अब जाकर सरकार ने एक सांसद की बात को समझा है। मिल्लत टाइम्स के शम्स तबरेज कासमी ने एक्स पर लिखा, सिर्फ 4 साल पहले की बात है, भारत में तालिबान का नाम लेना भी सबसे बड़ा अपराध और गुनाह माना जाता था। भारतीय मीडिया ने तालिबान के खिलाफ जितना नकारात्मक प्रचार किया उतना शायद पश्चिमी मीडिया ने भी नहीं किया। तालिबान को आतंक, कट्टरपंथ और पिछड़ेपन की निशानी के रूप में पेश किया गया, मानो वो किसी सुधार या बातचीत के लायक ही नहीं हो। लेकिन आज सिर्फ 4 साल बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। वहीं भारत सरकार अब तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत कर रही है। काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है और तालिबान सरकार के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की बातें खुलकर हो रही है। ये बदलाव इस सच्चाई को उजागर करता है कि दुनिया में ना तो दुश्मनी स्थायी होती है न दोस्ती। असल में हर संगठन या आंदोलन की अपनी पृष्ठभूमि और अपनी लड़ाई होती है। तालिबान की लड़ाई अपने देश की आज़ादी, संप्रभुता और विदेशी दखल के खिलाफ थी।
भारत के देशों और उनकी मीडिया को किसी देश के आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। वक्त बदलता है, जो कल दुश्मन था वो आज दोस्त बन सकता है। आज तालिबान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता, व्यापार और सुरक्षा में बड़ा रोल निभाता है। भारत के लिए जरूरी है कि वो जमीनी हकीकतों को समझे और अपने राष्ट्र हितों के आधार पर रिश्ते बनाए। यही आधुनिक विदेश नीति की असली पहचान है, दुश्मनी नहीं, संवाद और समझदारी। रिपोर्ट की खबर नंबर 6। पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार। अवैध संबंध और पार्टनरशिप के लिए कराई थी अभिषेक गुप्ता की हत्या राजस्थान में छिपी थी। अभिषेक गुप्ता मर्डर केस की मुख्य आरोपी और 50,000 के इनामी पूजा शकुन पांडे को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश में थी। आखिरकार राजस्थान में पूजा की लोकेशन मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ पुलिस ने पूजा शकुन पांडे के ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। जूना अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती के ऊपर आरोप है कि उसने अवैध संबंधों और टीवीएस शोरूम में हिस्सेदारी की मांग न पूरी होने पर अभिषेक गुप्ता की हत्या कराई थी। यूपी के अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 सितंबर की रात को हुई थी। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आए हैं। पत्रकार अशरफ हुसैन ने इस खबर को रिपोर्ट करते हुए एक्स पर लिखा, पूजा शकुन पांडे आखिरकार 15 दिनों बाद गिरफ्तार। अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की शूटरों से कराई गई हत्या के मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। हाल ही में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूजा को निष्कासित कर दिया है। पुलिस के अनुसार पूजा व उसके पति अशोक ने 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे, वो अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही अभिषेक के शोरूम में पार्टनरशिप चाहती थी। BL बैरवा नाम के एक शख्स ने लिखा, ये घटना समाज को आईना दिखाती है कि कैसे धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में निजी लालच, स्वार्थ और अपराध पनप रहे हैं। पूजा जैसी चरित्रों का पर्दाफाश समाज को ये सिखाता है, जब विचारधारा का उपयोग स्वार्थ के लिए होता है तब वो विनाश का कारण बनती है। मोहम्मद वासिफ नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, पूजा शकुन पांडे का ये कदम न सिर्फ एक निर्दोष की जान लेने वाला अपराध, बल्कि समाज में विश्वास और रिश्तों की पवित्रता पर भी गहरा प्रहार है। इस मामले में पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे और गोली चलाने वाले 2 शूटरों में से एक फजल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक के साथ पूजा के अवैध संबंध थे और वो उससे जिद करती थी कि वो उसके साथ रहे। इसके बाद जब पूजा ने अभिषेक के टीवीएस शोरूम में भी हिस्सेदारी मांगी, लेकिन जब उसने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया तो सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी गई। इस रिपोर्ट की 7वीं खबर जुड़ी है करवा चौथ पर छिड़ी बहस को लेकर। दरअसल करवा चौथ के मौके पर एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक युवती करवा चौथ को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। वीडियो में युवती को कहते सुना जा सकता है कि करवा चौथ में क्या केवल व्रत के बारे में है? बिल्कुल नहीं। सुबह 4 बजे उठकर मैंने करवा चौथ की थाली सजाई, पूरे परिवार को ब्रेकफास्ट कराया, पूरे दिन मैंने व्रत रखा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो लोग मुझे जज करते। भूख की हालत में मैं अब छत पर आकर अपने पतिदेव का इंतजार कर रही हूँ ताकि वो आए और अपने हाथों से मुझे पानी दे। थोड़ा रोमांटिक माहौल बने, लेकिन सच बताऊं तो इसमें रोमांटिक कुछ भी नहीं है। इसमें केवल भूख और भूख ही लगती है। मेरी दोस्त करवा चौथ के लिए बेताब है, क्योंकि ये तो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं का ही अधिकार है। अगर महिला ऐसा करने से मना कर देती है तो उसे देखा जाता है जैसे कोई अपराध कर दिया हो। उसके प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके उलट कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है तो समाज की नजर में वो हीरो बन जाता है। वायरल वीडियो में युवती द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की बहुत से लोगों ने मजम्मत की है। हिंदुत्व नाइट नाम की एक एक्स हैंडल से तो यहाँ तक कि पूछ लिया गया कि इस फेमिनिस्ट की लड़कियों को क्या केवल हिंदू धर्म ही दिखाई देता है टारगेट करने के लिए? ईसाई या मुस्लिम धर्म दिखाई नहीं देता? इनको जवाब देते हुए कई मुसलमानों ने आंखें खोल देने वाला जवाब दिया है। इरेना अकबर नाम की एक एक्स यूजर ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, नारीवादियों को रमजान पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि इसमें मर्द और औरत दोनों को बराबर अल्लाह के लिए रोजा रखने का हुक्म है। बल्कि औरतों को तो माहवारी के दिनों में रोजा ना रखने की छूट दी गई है, यानी उन्हें रमजान में कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है। मर्दों को तो ये भी नहीं मिलता। और एलिया नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को रोजा रखना होता है, लेकिन औरतों को माहवारी के दिनों में रोजा से छूट दी गई है, फिर भी उन्हें पूरा सवाब मिलता है। मर्दों को रमजान में मस्जिद जाकर जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़नी होती है, जबकि औरतें आराम से घर पर इबादत कर सकती हैं। मर्द अपने कारोबार के साथ साथ अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, जबकि औरतों से रिश्तेदारों के गुनाहों का हिसाब नहीं लिया जाता। यही वजह है कि इस्लाम की इस हिकमत को नारीवादी कमजोर नहीं कर सकते। आपको बता दें, वायरल वीडियो में युवती द्वारा किए जा रहे दावे और सच्चाई की पुष्टि गली न्यूज इंडिया नहीं करता है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।